जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में देखेंगे 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, इन 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आने वाले क्लास जिसका 7, 8, 9 से लेकर 21 अगस्त तक हैं, उनके लिए ये क्लास जो है बेहतर हैं। साथ में 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं वह उन्हीं के लिए ये प्रश्न है, आप मैच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इन सभी जो हैं वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न रीजनिंग के आए थे, सीरीज के प्रश्न आए थे। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। बताना इस जगह कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। यदि आप ध्यान से देखो इसके अंतर को, 8 से आप 12 पर जाइएगा तो यहाँ पर +4 किया गया। 12 से 21 पर चलिएगा तो +9 किया। 21 से 37 पर जाने के लिए +16 किया। इसके आगे आपको बताना है। तो 4 जो है, 4 आप देख पा रहे हो 2 का वर्ग है। 9 जो है साथियों 3 का वर्ग है। 16 जो है ये 4 का वर्ग है। अब आगे जो आने वाले नंबर होगा वह आपका 5 का वर्ग होगा। 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। तो 37 और 25 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 3 2 5 1 6 62 होगा। और आगे 6 का वर्ग होगा 36। आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 62 होगा। 62 कहाँ पर दिया गया है? तो 62 आप देखिएगा विकल्प जो है बी में दिया गया है। तो बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में ऑल पर रखिएगा। प्रश्न का नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखो 356 से आपको जाना है 45 पर, उसी प्रकार आपको 152 में भी पैटर्न को लगाना है। यदि आप ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर 356 से 45 पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम इन दोनों अंत वाले नंबर को जोड़ देंगे। 3 और 6 को जोड़ेंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 होगा। 9 को आप इन 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 के 45 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 होगा। 3 को आप ये बीच वाले नंबर से गुना कीजिएगा तो 5 तिया के 15 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 होगा। यदि साथियों आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से सही आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या आपका 3। तो इसमें कहा कि लड़कों की एक कक्षा एक कतार में खड़ी है। एक लड़का दोनों छोर से क्रम में 19वां है। कक्षा में कुल लड़के हैं। तो कक्षा में आपको कुल लड़के की संख्या बताना है। यदि आपको कभी भी टोटल इक्वल टू पूछा जाता है तो लड़का के दोनों छोर से लेफ्ट से भी और राइट से भी स्थान 19वां है। तो लेफ्ट के जगह भी 19 रखिएगा, राइट के भी जगह 19 और -1 कीजिएगा। 19 और 19 38, 38 में से 1 चला जाएगा तो 37 आ जाएगा। तो कक्षा में कुल छात्र जो होगा 37 होगा।
यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया गया तथा वेयर यू आर को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में वेयर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो ध्यान से साथियों, आपसे जिसका भी कूट पूछे आप उन्हीं को पकड़ो। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले लाइन में वेयर नहीं है। यदि इस लाइन में वेयर नहीं दिया गया है तो PLMKJT कभी भी वेयर का कूट नहीं बनेगा। जैसे विकल्प में से PL हैं, आप इन्हें हटा दो। साथियों, विकल्प में से अम के हैं, इनको भी हटा दो। विकल्प में से JT हैं, आप इनको भी हटा दो। 4 विकल्प था जिसमें आप 3 गलत कर दिए। अब जो बच पा रहे हैं वही आपके वेयर का कूट होगा। तो वेयर का कूट क्या होगा? तो वेयर का कूट SQ होगा, अर्थात आपके विकल्प ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 में कहता है यदि संख्या 57, 18, 43, 6 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो प्रत्येक सम अंक में से 3 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर कितना होगा। तो आइए हम इन संख्याओं को सबसे पहले यहाँ से उतार लेते हैं। इन संख्याओं को क्या करेंगे, सबसे पहले उतारेंगे। विषम अंक में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। तो साथियों, जहाँ पर भी विषम अंक दिया गया है वहाँ पर आपको 2 जोड़ना है और सम अंक में से 3 को घटा देना है। सम अंक में से क्या करना है, 3 को घटाना है। तो 5 2 7, 7 2 9, 2 1 3, 5 1 5 और ये आपका होगा 3। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े देखा जाए तो सबसे बड़ा अंक यहाँ से 9 हो जाएगा और सबसे छोटे अंक देखा जाए तो 1 हो जाएगा। तो 9 और 1 के बीच का अंतर करना था। 9 और 1 के बीच का अंतर 8 होगा। यदि आप सभी ने विकल्प बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, अब आगे की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 6 हैं। इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। ये आपके बाएं होगा, इधर आपके दाएं होगा। का ऐसी कितनी सम संख्या हैं, ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, प्रत्येक सम के पहले एक विषम, ठीक बाद एक सम होना चाहिए। यानी पहले एक विषम और लगातार 2 सम। तो विषम को सबसे पहले ढूंढेंगे। 7 आपका विषम है, 7 के बाद 2, 2 के बाद ये 9 आ गया तो ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 2 लगातार सम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 3 2 2, यहाँ से आपका एक जोड़ा बना। फिर आगे 5 8 4, यहाँ से भी आपका एक जोड़ा बना। फिर आगे देखा जाए तो 9 4 8, यहाँ से भी एक जोड़ा बना। आगे देखा जाए तो साथियों आगे अब ऐसा आपका कोई पेयर्स नहीं बन रहा है। तो ऐसा कुल आपका 3 जोड़ा बना। ऐसा कुल कितने जोड़ा आपने बनाए, 3 जोड़ा बनाए, अर्थात आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद और आशा करते हैं आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। इसमें कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे टाई का संबंध गर्दन के साथ है, उसी प्रकार टोपी का संबंध किनके साथ होगा ये आपको बताना है। तो हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं टाई कहाँ पर बांधते हैं, तो टाई गर्दन पर बांधने का काम आते हैं। उसी प्रकार टोपी कहाँ रखते हैं, तो टोपी सिर के ऊपर रखा जाता है। टोपी कहाँ रखा जाता है, तो कह सकते हो कि टोपी जो है सिर के ऊपर रखा जाता है। यहाँ से साथियों आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 8 रहा। इसमें कहा 7 डिब्बा डी, ई, एफ, यू, भी, डब्ल्यू और एक्स एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। तो ये देखो मैं क्रमांक संख्या लिख दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 से लेकर 7 तक, और ये सभी एक के ऊपर एक रखा गया है। कहा केवल यू जो है डी के ठीक ऊपर है। डी के ठीक ऊपर कौन है, यू। केवल बोल दिया तो इसका मतलब यू सबसे ऊपर होगा। तो यू का क्रमांक आपने 1 दिया है तो ऊपर 1 सबसे रहेगा, उसके बाद डी आ जाएगा। फिर कहा डी और एफ के बीच केवल भी है, तो एफ को आप यहाँ पर रख दो। डी और यू के बीच डी और एफ के बीच केवल भी हो गया। आगे कहा ई के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया है, तो ई आपका सबसे नीचे चला जाएगा। आगे देखो कहा डी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 डिब्बा हैं। यदि डी और डब्ल्यू के बीच 3 डिब्बा हैं तो डब्ल्यू को यहाँ पर बैठाओ, तभी तो डी और डब्ल्यू के बीच 3 डिब्बा होगा। अभी तक कौन सा डिब्बा नहीं आया है, तो अभी तक साथियों आपका यहाँ से देखा जाए तो एक्स नहीं आया है, तो एक्स यहाँ आ जाएगा। अब पूछा एक्स और ई के बीच कितने डिब्बा हैं, तो एक्स और ई के बीच यदि देखा जाए तो एक्स और ई के बीच जो है 1 डिब्बा है। एक्स और ई के बीच कितने डिब्बा हैं, 1 डिब्बा है। यदि आप विकल्प बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे साथियों आप यहाँ पर देखिएगा चंद्रमा है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है। इसका डायग्राम आप किस प्रकार बनाओगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से आप प्रश्नों को देखो। तो साथियों चंद्रमा, पृथ्वी, ब्रह्मांड, इनका डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम ब्रह्मांड के डायग्राम बना लेते हैं। अब उसके बाद पृथ्वी का डायग्राम बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है ब्रह्मांड होगा, परंतु चंद्रमा अलग है। चंद्रमा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यदि आप सभी ने यहाँ से डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब 10 को देखेंगे। इसमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से PSOK को VYUQ से संबंधित हैं, उसी प्रकार EILJ KORP से संबंधित हैं। इसी तर्क के अनुसार MPQT निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो सिंपल है, जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है। तो देखा जाए तो P का नंबर 16, B का 22, तो यहाँ पर लग रहा है कि +6 किया गया। S का नंबर 19, Y का नंबर 25, यहाँ भी +6 किया गया।
ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21 प्लस 6 किया गया, के का 11, क्यू का 17 प्लस 6 किया गया। इन सभी में प्लस 6 किया गया, आपको डायरेक्टली यहाँ भी प्लस 6 करना है। एम, पी, क्यू और टी है। तो एम का नंबर 13, 13 6 19, 19 पर आएगा। पी का नंबर 16, 6 22, 22 पर भी आएगा। क्यू का नंबर 17, 17 6 24, 24 पर 17 6 23, 23 पर डब्लू आएगा। टी का नंबर 20, 20 6 26, 26 पर जेड आएगा। तो साथियों एस भी डब्लू जेड, तो एस भी डब्लू जेड कहाँ पर हैं? तो विकल्प जो हैं आपके सी में दिया गया, तो सी आपके यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 11 रहा। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो ये आपके कथन हैं, ये आपके निष्कर्ष हैं। कथन में देखो कहता है सभी केक हृदय हैं। तो समझने के लिए हम कैसे केक बना दिए, और सभी केक क्या हैं? सभी केक हृदय हैं। आगे का कुछ सीटें क्या हैं? हृदय हैं। तो साथियों कुछ सीटें क्या हैं? कुछ सीटें हृदय हैं, तो अस से सीट बनाएं। फिर कहा कोई चमगादड़ हृदय नहीं है। कोई चमगादड़ जो है हृदय नहीं है, तो चमगादड़ का डायग्राम अलग से बनाओगे। निष्कर्ष कहा कि कुछ सीटें चमगादड़ नहीं हैं। क्या कहा? कुछ सीटें जो हैं चमगादड़ नहीं हैं। तो साथियों आपका सीट का डायग्राम ये रहा और चमगादड़ का डायग्राम ये रहा। तो कुछ सीटें चमगादड़ नहीं हैं, तो क्या सीट और चमगादड़ में कोई रिलेशन है? तो सीट और चमगादड़ के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सही है। दूसरा कहता है कोई केक सीट नहीं है। क्या कोई केक सीट नहीं है? केक का डायग्राम, सीट का डायग्राम यहाँ। तो ये बात समझ में अच्छा सीट साथियों कहाँ पर था? तो सीट आपने अस से सीट माने थे, तो ये वाला आपका सीट हो जाएगा। तो कोई केक सीट नहीं है, तो ये भी अलग अलग हैं, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 12 ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। डायरेक्टली आपको इन इक्वेशन को हल करना है। जैसे यहाँ पर जी और ई के बीच देखो हैच हैं। ए हैच बी का अर्थ है ए बी की पुत्री हैं। हैच के जो पहले आती हैं वो पुत्री हैं। इसका मतलब ई की पुत्री कौन है? ई की पुत्री जी हैं। ठीक, पुत्री है माइनस लगाइएगा। साथियों ई और सी के बीच पुनः हैच हैं, तो इसका मतलब फिर ई क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। किसकी पुत्री होगी? सी की पुत्री होगी। फिर देखो यहाँ सी और के बीच प्लस हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए जो है बी की माता है। प्लस के जो पहले आ रहे हैं वह माता है। इसका मतलब सी क्या है? माता है। किसकी माता है? के की माता है। तो ई और के भाई बहन हो सकते हैं या भाई बहन, भाई भाई। आगे देखो साथियों के और पी के बीच पुनः हैच हैं, तो ए हैच बी का अर्थ है ए बी की पुत्री हैं। यानी हैच के पहले जो आती हैं वह पुत्री हैं। तो इसका मतलब होगा, यहाँ से आपको मैं एक बार पुनः समझा रहा हूँ, जी हैच ई। तो जी हैच ई का मतलब है ए हैच बी का अर्थ है ए बी की पुत्री हैं। ए जो है बी की पुत्री हैं। यानी कहने का मतलब हुआ हैच के जो पहले आएगी वह पुत्री होगी। तो पुत्री कौन हो जाएगी? तो पुत्री जी हो जाएगी। आगे साथियों फिर से देखो ई और सी के बीच हैच है, तो इसका मतलब ई फिर कौन होगी? ई पुत्री होगी। किसकी पुत्री होगी? तो वह पुत्री हो जाएगी सी की। फिर सी और के बीच प्लस है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए जो है बी की माता है, यानी कि प्लस के जो पहले आते हैं वह माता हैं। इसका मतलब सी कौन है? माता है। फिर साथियों यहाँ पर देखो के एच पी है,
तो ए एच बी का अर्थ है ए बी की पुत्री हैं, एच के पहले जो आती हैं वो पुत्री हैं। इसका मतलब उसका मतलब हुआ के क्या है, पुत्री हैं। किसकी पुत्री हैं, तो पी की पुत्री हैं। इसका मतलब ये दोनों विवाहित जोड़े होंगे और ये आपके प्लस हो जाएगा। संबंध पूछा, के का संबंध, के का जी से क्या संबंध है, जिसके साथ से लगा है वही पूछेगा। तो जी ने साथियों के को क्या कहेगा, कौन लगता है। तो माता की बहन क्या है, माता की बहन है। यदि आपने यहाँ से डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा माता की बहन। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 13 है। इसमें कहा यदि गुना का अर्थ भाग, घटा का अर्थ गुना, भाग का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ घटा है तो दिए गए इन इक्वेशनों को आपको हल करना है। ठीक, तो साथियों यहाँ पर आपको 3 और यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोला है, माइनस का अर्थ बोला है गुना। फिर उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या बोला है, भाग का अर्थ बोला है प्लस। ब्रैकेट में आपको ब्रैकेट रखना है, गुना है। गुना का अर्थ क्या बोला है, गुना का अर्थ बोला है भाग। फिर प्लस है 6, तो प्लस का अर्थ क्या बोला है साथियों, प्लस का अर्थ बोला है घटा। तो आप यहाँ पर घटा रखोगे। देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप पहले ब्रैकेट का क्रिया करोगे, 15 45 हो जाएगा। 45 और 19 को जोड़िएगा, 9 5 14, 4 1 5 1 6, भागा आपका 8 माइनस 6, 8 ही के ये 64 हो जाएगा। 8 में से 6 चला जाएगा, 2 होगा। तो यहाँ से आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब फिर से अगले प्रश्न को देखेंगे और ये आपके मैथ्स के प्रश्न हैं। इसमें कहा कि 3 लगातार 3 क्रमागत गुणजों का योग 72 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो ऐसे तो साथियों आप यहाँ पर 3 लगातार, वो भी 3 का गुणज होना चाहिए। मान लिए 3 अक्स होगा, 3 का गुणज दूसरा आपका 6 अक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 3 का गुणज तीसरा आपका 9 अक्स होगा। और जब इन सभी को आप योग करोगे तो ये आपका 72 के बराबर होगा। 9 6 15, 15 3 18, 18 अक्स किसके बराबर होगा, 72 के बराबर। 18 एकम 18, 18 चौके 72, अक्स बराबर क्या आया, 4 आया। तो आपसे पूछा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ से आपका 6 होगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 6x होगा। तो आपने x के जगह तो 4 रखेंगे तो 6 चौके आपका 24 होगा। और 24 कहाँ है, तो 24 जो है विकल्प आपके सी में दिया गया है। तो साथियों आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या आपके ये 15 रहा। इसमें से कहता है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपये है। यदि उनकी कीमतें 3, 5, 7 के अनुपात में हैं तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत बताओ। तो अनुपातिक राशि में है, मैंने यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस लिखेंगे 5x प्लस लिखेंगे 7x लगा सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 15,000 और गुना हो जाएगा 3। गुना 3 इसलिए होगा क्योंकि ये 3 संख्या था, बटे यहाँ पर मैंने ये 3 देता तो ये क्रॉस में उधर गुना के रूप में चला जाता। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिखे। 7 और 5 12, 12 3 15। तो ये आपका हो गया 15x बराबर आपका हो जाएगा 15,000 गुना 3। तो साथियों ये आपके 15,000 से 1,000 बार में 15,000 कट जाएगा। तो x बराबर क्या निकल कर आया, तो x बराबर आपका 3,000 निकल कर आया। यहाँ से पूछा सबसे सस्ती चीज़, तो सबसे सस्ती चीज़ ये आपका 3 अक्स वाले हैं। 3x, x के जगह आप जो है यहाँ पर 3,000 को रखिएगा तो 3 तिया के 9,000 हो जाएगा। सबसे सस्ती चीज़ क्या निकल कर आएगा, तो सबसे सस्ती चीज़ यहाँ से देखा जाए तो साथियों आपका 9,000 होगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं।
तो अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके जो हैं साइंस के हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर का आवरण जो है वह कोशिका भित्ति कहलाता है। यहाँ से भी जो है आपका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? तो पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। यहाँ से देखा जाए तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किया गया है। कहा यदि 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 144 ये अनुपात का मतलब बट्टे होता है बराबर y बट्टे आपका हो जाएगा 225। डायरेक्टली देखे क्रॉस में आपका y गुना y स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 225 गुना 144। और ये भी आपको एक बात ध्यान देना है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट चढ़ता है। तो 25 किसका है 15 का, 144 किसका है 12 का, 12 गुना 15 कीजिएगा तो ये 180 होगा। तो इसका राइट आंसर 180 हो जाएगा और 180 जो है सी वाले विकल्प में दिया गया है। तो साथियों आपका सी यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को चेक कीजिएगा। अगला प्रश्न कहा कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण जो है वह राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? कोशिका का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। बी यहाँ से आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है वाट। सी यहाँ से साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। सॉरी माफ करना, गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो साथियों इसकी गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। तो इसका गतिज ऊर्जा आप आराम से निकालोगे तो ये आपका होगा 16 जूल के बराबर। कितना हो जाएगा? ये आपका 16 जूल के बराबर होगा। बी यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो निकालने के बाद 25 जूल आता है। कितना आता है? 25 जूल। ए यहाँ से बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका रेखीय वेग कितना हो जाएगा? यदि आप किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना करते हैं तो उसका रेखीय ऊर्जा 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। यहाँ से जो है बी आपके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैथ्स के प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कहा यदि किसी डेटा के लिए माध्य 24 और माध्यिका 25 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए बहुलक बराबर एक छोटा सा सूत्र होता है, उन सूत्र को बैठाएंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका क्या होता है साथियों? 3 माध्यिका
-2 माध्य, माइनस क्या होता है 2 माध्य होता है। इन सूत्र पर बैठाना पड़ेगा। तो 3 इंटू माध्य का आपका देखा जाए तो 25 हो जाएगा, -2 इंटू माध्य देखा जाए तो आपके 24 हो जाएगा। 25 तिया के 75 माइनस 24 दूना के 48। 15 में से 8 चला जाएगा 7, 6 में से 4 चला जाएगा 2। तो बहुलक पूछा गया तो बहुलक आपका 27 हो जाएगा। बहुलक कितना आ जाएगा 27 आएगा। यहाँ से देखा जाए तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो साथियों अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। स्टार लगाकर इन प्रश्नों को आप पास में रख लीजिएगा। आने वाले फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी शिफ्टों में ये प्रश्न जो हैं छप सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है साथियों यहाँ से आपके सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला जो है ये परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिकिरणन। तो अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट पूछा तो अवतल लेंस हो जाएगा। यदि दूर पूछता तो उत्तल होता, लेकिन यहाँ पर निकट पूछा गया तो आपका राइट आंसर अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न है साथियों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। बी यहाँ से राइट आंसर होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। आगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल किया हूँ। तो पहला प्रश्न है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो यहाँ से सही जवाब होगा ये श्रीकांत को मिला है। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। तो आगे की प्रश्न है 2026 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया है। तो इसका सही जवाब होगा चौथा। यहाँ से देखा जाए तो डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जवाब होगा पंजाब। ये जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा 91 स्थान मिला है। यहाँ से जो है बी आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इन प्रश्नों का आप सभी उत्तर पहले दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। तो साथियों अनोरा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनोरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा डी के शिव कुमार। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में विंटर्स ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर होगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है
भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी हैं? तो भारत में वर्तमान में रामसर साइट पूछे जा रहे हैं, तो रखिएगा 100 हैं। यहाँ से जो है डी आपका राइट आंसर होगा। हाँ, और आप साथियों कमेंट में बताइएगा आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, कहाँ सिटी हैं, ज़रूर आप एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दलाई लामा। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा दलाई लामा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो साथियों याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। सी यहाँ से बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो आप एक बार कमेंट करें आपका एग्ज़ाम कौन से डेट को है, कौन से तारीख को है। और इस वीडियो को अभी तक साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिसका भी एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा और हम आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे से तैयारी करके रखे होंगे।